नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप लोग एफएम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी दिया गया है। यानी पहले आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बाद आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन देखना होता है। हालांकि पूरा का पूरा सिलेबस में आपको पढ़ा चुका हूं, पार्ट्स में भी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी और आपको वीडियोस वन शॉट के फॉर्म में भी मिल जाएंगी। लेकिन ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं स्पेसिफिकली आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिहाज से उसको ध्यान में रख करके रिकॉर्ड कर रहा हूं। जितने भी बच्चे अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कंप्लीट होल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के तमाम यूनिट वाइज फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड करना, जिनको अगर आप लोग एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो आपको बहुत हद तक मदद मिलने वाली है। न केवल मदद मिलने वाली है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में, बल्कि अगर आपको जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना समझ में आए ना, अगर आप उससे रेलिवेंट फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग के अंदर कुछ मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये वाला जो वीडियो है आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तमाम जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर के तमाम फॉर्मूले मैं आपको आज सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक एक फॉर्मूले के अंदर यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं एक एक फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से अपने जहन में बैठा करके, अपने दिमाग में बैठा करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन में जरूर जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करवा दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए अब एक बार समझते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ आपका फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो चाहे ऑनर्स के स्टूडेंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अगर आप लोग पहले प्रैक्टिकल चैप्टर की बात करते हैं तो वो है आपका टीवीएम, जिसको आप लोग टाइम वैल्यू एंड मनी के नाम से जानते हैं। इससे पहला जो चैप्टर है वो आपका थ्योरेटिकल है। सेकंड चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं और ये वही चैप्टर है जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स और फाइनेंस के नाम से भी पढ़ा होगा। आई थिंक आपके बिजनेस स्टैट्स या बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर ये आपका चैप्टर डाला गया है। टाइम वैल्यू मनी के अंदर आपको मनी की जो वैल्यू है टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी होती है। दो तरीके के सवाल आपको पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। एक तो प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आपको सवाल देखने को मिलता है, एक आपको जो आपका फ्यूचर वैल्यू है उसके ऊपर आपको सवाल देखने को मिलता है। एक सवाल है जिसमें पूरी की पूरी अमाउंट आपको निकालनी होती है। एक सवाल ऐसा होता है जिसके अंदर आपको एन्युटी ईएमआई एक पोर्शन गिवन होता है। ठीक है, तो यहां पे हर एक सेक्शन के, यानी कि अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, अगर आपसे प्रेजेंट वैल्यू निकलवाएगा तो आपको पीवी निकालना है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू। और अगर आपसे फ्यूचर वैल्यू निकलवाएगा तो आपको एफवी निकालना है। और दोनों केसेस में दो दो पॉसिबिलिटीज है, एक के अंदर एन्युटी वाला अमाउंट आ जाएगा, एक के अंदर कंप्लीट अमाउंट आ जाएगा। एक के अंदर एन्युटी वाला अमाउंट आ जाएगा, एक के अंदर कंप्लीट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या समझा कि सर टाइम वैल्यू एंड मनी के अंदर हमें केवल और केवल प्रेजेंट वैल्यू को समझना है, फ्यूचर वैल्यू को समझना है। अब समझिए मेरी बात को, जब आप लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला आपका क्या रहता है, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है आपका फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में आपको करना है पीवीएफ। अब आपको याद रखना है पीवीएफ का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। याद रखिएगा, आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखा है, मल्टीप्लाई कितने से करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। समझ में आया? और साथ में क्या दे रखा है, आर और एन दे रखा है। आर का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका रेट और एन का मतलब होता है टाइम पीरियड। जितने महीने की आप लोग बात कर रहे हैं, जितने ईयर की आप लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब आपको समझना क्या है, समझना यह है कि आपको कोई फ्यूचर का वैल्यू गिवन है, उस फ्यूचर के वैल्यू को आपको कहां पे लेके आना है, प्रेजेंट में लेके आना है। तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, बराबर है फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में हम लोग करेंगे पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विद
रिस्पेक्ट टू रेट एंड नंबर ऑफ ईयर। क्लियर है? इसको क्या बोलते हो? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू रेट एंड द नंबर ऑफ ईयर। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पीवीएफ निकालने का क्या फॉर्मूला है? पीवीएफ आर और एन के रिस्पेक्ट में निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन में रेट जो है आपका उसको 1 में ऐड कर देंगे। जैसे 1 प्लस में आर है और उसकी पावर कितना हो जाएगा, एन। क्लियर है? दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके रेट के ऊपर और दूसरा क्या है आपका एन। एन का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी कि आप लोग ईयर की बात कर सकते हैं, आप लोग मंथ की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। एन का मतलब ये रहेगा। क्लियर? अब ये तो पूरा अमाउंट फ्यूचर का था जिसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट के अंदर करना है। अब होगा क्या, फ्यूचर की एक वैल्यू है जो आपको ईएमआई के टर्म में गिवन होगी, ठीक है ना। एक इक्वल अमाउंट गिवन होगा, हर महीने हर साल इक्वल अमाउंट गिवन होगा, उसको एन्युटी बोलते हैं। उस वैल्यू को कैसे प्रेजेंट में लेके आएंगे, कैसे उसका फॉर्मूला लगेगा, ये आप लोगों को समझ लेना है। प्रेजेंट वैल्यू बराबर जो आपको ईएमआई या एन्युटी वैल्यू गिवन है, यहां पे जो आपको मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे यहां पे था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसके अंदर एन्युटी जुड़ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। समझ में आया? तो आप लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, एन्युटी मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर एंड एन। और आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस में आर की पावर एन प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में आर की पावर एन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा। कोई भी वैल्यू आपको फ्यूचर में गिवन हो सकती है। अब जब फ्यूचर में वैल्यू गिवन है, या तो वो वैल्यू कंप्लीट गिवन होगी, ठीक है ना, आप लोगों को क्या गिवन होगी, कंप्लीट गिवन होगी, या वो आपको ईएमआई या आप लोग क्या कह रहे हैं उसको एन्युटी, ठीक है ना, किसकी फॉर्म में गिवन होगी, एन्युटी की फॉर्म में गिवन होगी। एन्युटी की फॉर्म में गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कंप्लीट गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आर क्या होता है, एन क्या होता है, ये आपको माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू के बिहा पे। आज का 10 रुपया 10 साल बाद कितना होगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फ्यूचर में पहुंचाना है। अब ईएमआई के टर्म में भी हो सकती है, एन्युटी की टर्म में भी हो सकती है और कंप्लीट वैल्यू की टर्म में भी हो सकती है। यानी हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे इसको, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। क्लियर है? किसके रिस्पेक्ट में है, आर और एन के रिस्पेक्ट में है, यानी कि रेट और टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू द फॉर्मूला याद रखना 1 प्लस में आर की पावर कितना हो जाएगा, एन। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, अगर आप लोग बात करते हैं एन्युटी की टर्म में तो फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू बराबर है एन्युटी मल्टीप्लाई में कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर और आर और एन के रिस्पेक्ट में। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 प्लस में आर की पावर एन माइनस में 1 अपॉन में आर। क्लियर है, यानी कि रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके केवल और केवल 4 फॉर्मूले बनते हैं भाई और बहनों। अगर आप इनको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये पूरे चैप्टर की न्यूमेरिकल निपट जाती हैं। जो 4 नंबर तक का न्यूमेरिकल आपका 6 नंबर तक का 4 से 6 के बीच में वेरी करता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना, इन चारों फॉर्मूलों के बिहा पे पूछा जाता है और कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, टाइम वैल्यू एंड मनी के नाम से भी, और वन शॉट के अंदर भी मैंने इसको कवर कराया हुआ है। अगर आप लोग इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका पहला जो आपका चैप्टर था, प्रैक्टिकल चैप्टर, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर, उसका मामला निपट गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर रहने वाला है, जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी, लीवरेज, वन ऑफ द बेसिक चैप्टर रहेगा। याद रखना है, लीवरेज के अंदर आपको 3 तरीके के लीवरेज निकालने होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर आप लोग लीवरेज की बात करते हैं तो 3 तरीके के लीवरेज रहेंगे। हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फिर हम लोग कहेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फिर हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। समझ में आया? 3 तरीके के लीवरेज आपको निकालने आने चाहिए। क्या क्या, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा क्या है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और या फाइनेंस लीवरेज, और तीसरा क्या रहेगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। याद रखिएगा, अगर आप लोग DOL निकालना चाहते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। ये दोनों चीजें कहां से आई, इनकम स्टेटमेंट वाले फॉर्मूले से आई। आपने पढ़ा होगा सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद उसके अंदर से फिक्स कॉस्ट माइनस कर
देंगे तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। फिर इसके अंदर से आप लोग टैक्स माइनस करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा। फिर उसके अंदर से टैक्स माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट वाली वैल्यू, तमाम जो आपका फॉर्मेट था ना वहां से आपको ये सारी चीजें निकल के आई हैं। तो अगर आप लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूशन को ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से डिवाइड कर देंगे, या इसका एक और फॉर्मूला होता है, हम कह सकते हैं चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में चेंज इन सेल या कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? आप लोग क्या कहेंगे? चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में चेंज इन सेल या कंट्रीब्यूशन, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। किसकी बात होगी? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी को ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, एक बात आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, जैसे कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी का फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज या चेंज की बात करेंगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है तो चेंज में जाएगा तो चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में चेंज इन कंट्रीब्यूशन या सेल। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल एक लॉजिक है जिसको आप लोग पुट कर सकते हैं। सेम अगर आप लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू द ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि हम कहेंगे चेंज इन ईबीटी या ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, और नीचे क्या आ जाएगा? चेंज इन ईबीआईटी यानी कि चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये क्या हो गए? दोनों चीजें आपने निकालनी सीखी। आपने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आप सभी ने सीख लिया। अब किसकी बारी आ रही है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, जिसको आप लोग डीसीएल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन में अर्निंग पर शेयर, और अगर चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा चेंज इन अर्निंग पर शेयर और नीचे आ जाएगा सेल्स या कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों लीवरेज के फॉर्मूले आपको अपने जहन में डाल लेने हैं, दिमाग में डाल लेने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। डेफिनेटली ये तमाम फॉर्मूले अगर आप लोग याद करके चले जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हद तक बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा ईपीएस निकालना चाहते तो फॉर्मूला क्या कहता है? अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर देंगे। अगर आप लोग डिविडेंड पर शेयर निकालना चाहते हैं, डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्या निकालना चाहते हैं? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना चाहते हैं तो सेल्स को टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोग परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना चाहते हैं तो हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको याद कर लीजिएगा, अपने जहन में डाल लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प आपके एग्जामिनेशन में होने वाली है। तो ये आपका लीवरेज चैप्टर हो गया, सेकंड प्रैक्टिकल चैप्टर है। अब बात करते हैं आपके तीसरे प्रैक्टिकल चैप्टर की। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने लिखा हुआ नहीं है। ये आपका कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? प्रैक्टिकल चैप्टर, सेकंड प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ा था, यानी कि हमारा कौन सा था? सेकंड प्रैक्टिकल चैप्टर था। ठीक है, ये सेकंड प्रैक्टिकल चैप्टर था। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ये आपका पहला प्रैक्टिकल चैप्टर था। ठीक है, तो पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड चैप्टर, प्रैक्टिकल चैप्टर, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से। यहाँ पे तीन तरीके की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालनी है। एक होता है केई, जिसको बोलते हो इक्विटी शेयर कैपिटल। एक होता है केपी, जिसको बोलते हो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। एक होता है केडी, जिसको आप लोग बोलते हो डिबेंचर लोन या बॉन्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए केई क्या होता है, केपी क्या होता है, केडी क्या होता है। और तीनों ही टर्मिनोलॉजी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और अहम रहने वाली है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की है आपके डिबेंचर ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या फिर लोन या फिर बॉन्ड से, क्योंकि हम लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर यहीं से शुरुआत की थी। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस मिलेंगे, इररिडीमेबल मिलेगा और रिडीमेबल मिलेगा। क्लियर है? अब इररिडीमेबल के अंदर केडी का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 1 माइनस में टाइम पीरियड अपॉन में एनपी। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आरवी। अच्छा, ये आरवी अभी आया नहीं है तो अभी आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना करें, केडी इररिडीमेबल के केस में इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टाइम पीरियड अपॉन में नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई में 100। अगर आप रिडीमेबल वाला केस लेके चलते हैं तो क्या कहेंगे? केडी यानी कि आप लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लोन या बॉन्ड इज इक्वल टू द इंटरेस्ट इनटू में 1 माइनस में टाइम पीरियड प्लस में आरवी माइनस एनपी अपॉन में एन। देखिए आरवी माइनस एनपी अपॉन में एन। एनपी का मतलब नेट प्रोसीडिंग, आरवी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है,
आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। केडी बराबर है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस में आरवी, यानी कि रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीडिंग अपॉन में नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी इसको हमें जो आपका आरवी है रिडीमेबल वैल्यू और एनपी जो नेट प्रोसीडिंग है उसको 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100 से। तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लोन या बॉन्ड मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल केपी की, तो यहाँ पे भी 2 ही केस बनेंगे, एक आपका इरिडीमेबल वाला बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, रिडीमेबल वाला केस बनेगा। यहाँ पे केपी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल डी, जिसको प्रीफरेंस डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल पी का मतलब, कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, प्रीफरेंस डिविडेंड। तो कैपिटल डी अपॉन में एनपी, एनपी का मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई में 100, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप लोग रिडीमेबल की बात करते हैं तो केपी निकालते हैं, केपी माने कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, तो आप लोग क्या कहेंगे, प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस में जो रिडीमेबल वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीडिंग अपॉन में एन, और नीचे उन दोनों का एवरेज और मल्टीप्लाई में कितने से कर देंगे, 100 से। तो रिडीमेबल केस और इरिडीमेबल केस आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर आता है एंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लोन और बॉन्ड के अंदर आता है। यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि केई के अंदर ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहां पे होता है डिविडेंड अगर आपने ऑलरेडी पेड कर दिया है या डिविडेंड पे नहीं किया है। पे नहीं किया है तो उसको D1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपने पे कर दिया है तो उसको D0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए फटाफट से फॉर्मूला। यहाँ पे स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रोथ, स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे, स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। अब ध्यान से देखिएगा के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैसे होता है, D0 जो डिविडेंड आपने पे किया प्लस में 1 प्लस में जी, कंप्लीट को डिवाइड कर देना है P0 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग प्लस में जी मल्टीप्लाई में 100। अब देखिए D0 क्या है, डिविडेंड पेड, ठीक है ना। उसके बाद आपका जी क्या होता है, ग्रोथ। P0 क्या होता है, मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, एंड एनपी होता है नेट प्रोसीडिंग। एनपी का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनट में फ्लोटेशन कॉस्ट और मल्टी फ्लोटेशन कॉस्ट आपको मार्केट प्राइस के ऊपर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग डिविडेंड विल पे वाला केस लेके चलते हैं तो फॉर्मूला आएगा D1 अपॉन में पी नॉट डिवाइडेड बाय एनपी नेट प्रोसीडिंग प्लस में स्मॉल जी मल्टीप्लाई में 100। क्लियर है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, काफी अहम रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। बहुत न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, आप लोग इनको रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। WACC कंफर्म क्वेश्चन है, यहां से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा 100%। अगर आप लोग पीछे के पैटर्न को एनालिसिस करते हैं और उस बिहा पे बात करते हैं, ठीक है। रेस्ट इज डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस तरीके का पेपर सेट करते हैं, लेकिन WACC आपको आना चाहिए। देखिए क्या करना है, सोर्स ऑफ फंड लेने हैं, अमाउंट लेना है, कॉस्ट परसेंटेज लेना है और आपको एफएक्स लेना है, ठीक है ना। दोनों की मल्टीप्लाई करा देनी। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एफएक्स, दोनों की मल्टीप्लाई करा देनी। देखिए सबसे पहले आप लोग लेंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज लोन और परसेंटेज बॉन्ड, और लास्ट में क्या लेंगे, रिटेन अर्निंग, ठीक है। अमाउंट लिखा, टोटल कर लिया, कॉस्ट लिखा, जो कॉस्ट भी है एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट आ गया, एफएक्स सबको क्या कर लिया, जोड़ लिया। ये जो टोटल आया है यानी कि ये जो आपका सिग्मा एफएक्स आया है और यहाँ पे क्या आया है, टोटल किसका है, एक्स का है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सिग्मा एक्स। दोनों को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको WACC मिल जाएगा, ठीक है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, फॉर्मेट लगाना है, यहां से सवाल आता है, प्रैक्टिस करवाया हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा, लीवरेज भी समझ में आ गया होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिविडेंड डिसीजन एंड द वैल्यू ऑफ फर्म। यहाँ पे फॉर्मूले बहुत कम है, आगे हम बात करेंगे। ये अजम्पशन है जिनको आपको पढ़ के जाना है पेपर के अंदर। ये अजम्पशन गॉर्डन मॉडल के लिए, वोल्टर मॉडल के लिए और MM अप्रोच के लिए आपको किसी भी कीमत पे पढ़नी है, लर्न करनी है, याद करनी है, आपके बिहा पे ही रहेगा। अगर आप लोग फॉर्मूले की बात करते हैं ना, तो वोल्टर मॉडल के अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं, P इज इक्वल टू द, पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल D अपॉन में KE प्लस में R अपॉन में KE मल्टीप्लाई में E माइनस में D अपॉन में KE। अब ध्यान से देखिएगा इसके अंदर क्या क्या होते हैं, D होता है डिविडेंड, KE होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन होता है, R होता है रेट ऑफ रिटेंशन, E होता है EPS अर्निंग पर शेयर। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे 3 केसेस आपको याद रखने हैं। अगर आपका रेट है KE से ज्यादा है तो 100% रिटेंशन करना है, 0% पे आउट करना है। अगर आपका R KE से छोटा है तो 100% पे आउट करना है, 0% रिटेंशन करना है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दोनों इक्वल है तो ये केस हो जाएगा इररेलेवेंट। ऐसे सवाल बहुत आएंगे, आपसे पूछेगा पक्का, वोल्टर मॉडल, गोल्डन मॉडल, MM अप्रोच से सवाल आता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए।
तीनों रिजल्ट याद होने चाहिए, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? गोल्डन मॉडल। गोल्डन मॉडल तभी काम करेगा अगर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो जी से बड़ा हो, ग्रोथ से बड़ा हो, और ग्रोथ का निकालने का फॉर्मूला बी मल्टीप्लाई बाय आर। बी होता है रिटेंशन रेशियो और आर होता है रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, जी आ जाएगा और के ई गिवन होगा। अगर के ई जी से बड़ा है तभी आप लोग क्या लगाएंगे? गोल्डन मॉडल लगाएंगे। और इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या कहता है? पी इज इक्वल टू द ई इंटू वन माइनस बी अपॉन में के ई माइनस में स्मॉल जी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बराबर है कैपिटल ई इंटू वन माइनस बी के ई, और जी की जगह क्या कर सकते हैं? बी आर। हमने पढ़ा था आर क्या होता है? रेट ऑफ रिटेंशन। पी क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। ई क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। बी क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। और के ई क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तमाम बातें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का मोटिव केवल आपको फॉर्मूले प्रोवाइड करना, सारे फॉर्मूले एक जगह पे हम लोग देख ले कि एग्जैक्टली क्या कुछ सीन यहाँ पे रहने वाला है। एमएम अप्रोच के अंदर भी कुछ फॉर्मूले हैं, D1 प्लस में P1 अपॉन में 1 प्लस में के ई, इसको याद कर लीजिएगा। कंक्लूजन भी याद कीजिएगा, और टू इशू ए न्यू शेयर वाला केस भी आप लोगों को पढ़ना है। ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको एक बार अपने जहन में जरूर बैठा लीजिएगा। तीनों का कंपैरिजन है। देखिए ये क्या है? वोल्टर मॉडल, गोल्डन मॉडल और एमएम अप्रोच, तीनों करवाई हुई हैं, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब लास्ट एंड फाइनल आता है आपका वैल्यू ऑफ फर्म। क्लियर है? नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म से पहले कैपिटल बस्टिंग भी आएगा। वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर आपको 3 सवाल मिलते हैं। नेट इनकम अप्रोच आपसे पूछा जाता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपसे पूछा जाता है, एमएम अप्रोच कंफर्म है। ठीक है ना? एमएम अप्रोच बहुत बार आपसे सवाल में पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको देखना है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई प्लस पी प्लस डी। ठीक है, अब वी निकालने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, वैल्यू वी का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म होता है। ठीक है ना? आपको वी निकालना, वी निकालने का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी को के जीरो से डिवाइड कर देंगे, या के जीरो को इधर ले जाएंगे तो वी नीचे आ जाएगा, तो ईबीआईटी अपॉन में वी हो जाएगा। ठीक है, ई होता है अर्निंग पर से, ई कैसे निकालते हैं? अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड कर देंगे के ई से। ठीक है, डी क्या होता है? डिबेंचर एट द टाइम टी, और के ई क्या होता है? अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, सारे फॉर्मूले हैं, याद करने हैं आपको। के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के डी का मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, के जीरो का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहां से आता है? जो आपने WACC मेथड पढ़ा था। और ई का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है। पी का मतलब प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू, और अगर आप लोग डी की बात करते हैं डिबेंचर की वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आपको याद करके चलना है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ARR की बात करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट को 2 से डिवाइड करना है। अगर आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो एनपीवी इनफ्लो लेके चलेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो लेके चलेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो। ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। सिर्फ आज फॉर्मूले याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इक्वल इनफ्लो के केस में पीबी का ये फॉर्मूला है, अनइक्वल इनफ्लो के केस में पीबी का ये फॉर्मूला है, और इनफ्लो कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूला सीट, जिसको आप लोग कहते हैं, जो आपके एग्जाम टाइम पे आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, मदद करने वाली है। अलग अलग चैप्टर के जितने भी चैप्टर है ना, सारे चैप्टर्स के माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कर दिए हैं, फॉर्मूला सीट प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोग इनका बेनिफिट उठाएंगे ना तो डेफिनेटली आपके काफी हद तक 5, 7, 10, 15 जितने भी नंबर हैं इनहांस इंक्रीज बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चों को कुछ भी नहीं आता उनके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, और जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई किया है उनके लिए तो ये रिवीजन वीडियो रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस टिल कीप लर्निंग।